बात इस पर हम लोग कर चुके हैं सैंपल पर। व्हाट इज सैंपल? एक होता है हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस मतलब आप लोग क्या समझते हैं? बिखरा हुआ। Discontinuous. Heterogeneous means discontinuous. ये मतलब नहीं। Scattered. हैं? Scattered. हेट्रोजेनियस मतलब उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो, हाँ वही discontinuous. विषमता बहुत ज्यादा हो। हाँ. जितने विषमता हेट्रोजेनिटी पॉपुलेशन में रहती है उतने ज़्यादा सैंपल लेना पड़ता है, मतलब कि सैंपलिंग यूनिट्स उतने सेलेक्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं। जितने कम विषमता रहेगी, कम रहेगी मतलब होमोजेनियस रहेगा, उतने कम सैंपल लेना पड़ेगा। आइडियल होमोजेनियस पॉपुलेशन कोई बता सकते हैं? हाँ, ब्लड का सैंपल यहाँ से लीजिए, वहाँ से लीजिए, कहीं से भी लीजिए। जो हीमोग्लोबिन का लेवल लाना है, बताना है, वो कहीं भी ले लेंगे तो उतने नहीं बताएगा, वही बताएगा जो है। तो दैट इज आइडियली होमोजेनियस, मतलब 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड इज सफिशिएंट। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोइकोनॉमिक फिनोमेना ऐसा नहीं है, वो वहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि बहुत ही जटिल है ये फिनोमेना। इसमें हेट्रोजेनिटी, डिफरेंट टाइप हेट्रोजेनिटी और सब चीज़ें हैं। उन्हीं सब चीज़ों को मेजर करने के लिए दुनिया भर की सैम्पलिंग स्कीम्स बनी हुई। ये कहते थे, अभी मैं कह रहा था डेटा अच्छा हो जाता, मार्जिन ऑफ एरर कम होती है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? अभी एक डेटा है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 10 and 5, 10, 15, दो डेटा सेट है। 9, 10, 11, दूसरा डेटा सेट है 5, 10, 15। दोनों के एवरेज क्या है? एवरेज 10, दोनों के एवरेज 10 आ रहा है। Which one is better? 9, 10, 11 वाला डेटा जो है आप कह रहे हैं बेटर है। क्यों बेटर है? वेरिएशन कम था, वेरिएशन कम। तो वेरिएशन को मेजर करने का तरीका क्या है? हाउ इट इज मेजर? वेरिएंस निकालेंगे सर, जो भी लोगों का है, वेरिएंस निकालेंगे, जो भी लोगों का बेस्ट है वो वेरिएंस निकालेंगे। तो ओवरऑल किस टाइप का वेरिएंस निकलेगा, इसमें मेजर करने के कितने तरीके हैं, कहा हुआ हो इट इज मेजर। अभी इसके पहले जो लास्ट क्लास स्टैटिस्टिक्स का चला होगा वहाँ पर बताए होंगे आप लोगों को दो चीज पढ़ाई गई होगी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नाम आया होगा, दूसरा आया होगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। दो चीज, इसी दो पर पूरा समझ लीजिए स्टैटिस्टिक्स की जान है। स्टैटिस्टिक्स का पूरा हिसाब किताब इसी पर मोटी मोटा चलता है। सभी स्टैटिस्टिशियन ये कोई एवरेज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कोई एवरेज निकालते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी हर एक नॉर्मल तरीके जो डेटा होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि एक तरीके का डेटा रहेगा, एक होमोजेनियस, कि वो एक ही पॉइंट पर जाने का झुकाव रहता है। वही केंद्रीय प्रवृत्ति की माते केंद्र की तरफ झुकाव रहेगा। उसमें कोई अगर ऐसा डेटा एबनॉर्मल टाइप का उस तरीके हो जाता है, दैट इज आउटलेयर कर सकते हैं आप।
तभी जाकर कोई वैसा रहेगा। अदरवाइज डेटा देखने के बाद आप बता दोगे कैसा चीज़ है, ठीक है नहीं ठीक है। मतलब डेटा का जो नब्ज समझता है वो सब पकड़ लेता है, तुरंत पकड़ता है। तो ये चीज़ देखते हैं, केवल एवरेज देखेंगे, डेटा का एवरेज टाइम में एवरेज निकाला, प्रोपोर्शन रेशियो जो भी निकाला, इसके साथ वेरिएशन देखता है। अगर वैसी वेरिएशन हमारे हिसाब से है, जो हम चाह रहे हैं उसी हिसाब से है, तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे दिस डेटा इज गुड। अदरवाइज डेटा जितने ज़्यादा वेरिएशन वाला डेटा रहेगा उतने डेटा गड़बड़ माना जाता है। मतलब कि उसका जो है जो एस्टिमेट निकलता है वो गड़बड़ कहा जाता है। अगर वेरिएशन कम है तो माना जाएगा उससे जो एवरेज आया दैट इज गुड। मतलब उसी के आधार पर हम गारंटी वारंटी जो भी कहते हैं दे सकते हैं कि हमारा जो एस्टिमेट आया, अनुमान आया हुआ है, ये बहुत ही इतना सटीक है। इसके बियॉन्ड और कुछ जो आएगा 1% मामले में हो सकता है, 1000 में एक बार आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा था। यू कैन गारंटी वारंटी। तो ये सैम्पलिंग स्कीम जो है सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना इतना जटिल है, उसको करने के लिए बहुत सारे स्कीम बनानी पड़ती हैं। अदरवाइज ये इसकी हेट्रोजेनिटी पॉपुलेशन की कैप्चर नहीं हो पाती। जैसे आपका ब्लड का है, ब्लड इज वेरी होमोजेनियस, तो उसकी वो उसमें दिक्कत की बात नहीं कैप्चर करने। लेकिन ये सब सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना में बहुत तरीके की वो है। इसके कारण पॉपुलेशन एक बात आती है, पॉपुलेशन व्हाट मीन बाय पॉपुलेशन, ये नहीं चल रहा क्या? वो वाला चल रहा है, वो वाला कभी ये चलता कभी यूज किया। नहीं, ये वाला नहीं चल रहा। अच्छा, ये पॉपुलेशन बात वही क्लियर होगी ना। व्हाट इज ए पॉपुलेशन? पॉपुलेशन है, जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। पॉपुलेशन टोटलिटी ऑफ सैंपल, टोटलिटी ऑफ सैंपल, जो सैंपल्स जितने हम जो इंटायर एरिया में जहाँ देना चाहते हैं, अलग अलग और कोई स्टैटिस्टिक्स का भी बंदा है इसमें? हम खुद ही हैं सर। नहीं तो आप सही नहीं बोल रहे हो भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। बट आप स्टैटिस्टिक्स के अगर हैं तो आपको थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बात करनी है। अलग से जो हमारा जो एलिमेंट है, टोटलिटी ऑफ एलिमेंट, जो इसके एक इंडिविजुअल्स है उसको कहते हैं। सैंपल मत कहिए, सैंपल वर्ड दूसरा हो गया। सैंपल को तो मतलब हम उसमें सेलेक्ट करते हैं। हाँ, तो वही बात है ना। तो पॉपुलेशन मतलब कि ओनली नॉट ए ह्यूमन पॉपुलेशन, इट इज जो जिसके विषय में हम स्टडी करने वाले हैं वो सब कुछ है। ह्यूमन, एंटरप्राइज, लाइव स्टॉक, और तरीके से भी पॉपुलेशन को बनाया जा सकता, मेनी टाइप्स में। तो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन है हाउसहोल्ड्स भी हो गए। हाँ, मतलब कि वो जो है आपका स्टडी का जिसके इंडिविजुअल है, रिसर्च का एरिया जितना सब है, सामाजिक पर्पस से संबंधित जो अध्ययन करना है, उससे संबंधित समस्त चीजें पॉपुलेशन होती है। मतलब इट मीन्स नॉट ओनली ह्यूमन पॉपुलेशन, ये क्लियरिटी आप में रहना चाहिए। कभी केवल ह्यूमन पॉपुलेशन की बात मत करना है, ये कम से कम ये ध्यान मोटा रखे रहो कि कभी कभी कह देते भाई जितनी जनसंख्या है वो सब, ये बातें मत करो। अलग अलग मतलब पर्पज के लिए अलग अलग चीज यूज किया। पॉपुलेशन एलिमेंट, ईच इंडिविजुअल मेंबर, ईच इंडिविजुअल एलिमेंट, ईच मेंबर। वन वर्ड इज सेंसस, मतलब अभी बात हम लोग किए थे कंप्लीट न्यूमरेशन सेंसस में होता है, जो है सेंसस में होता है कंप्लीट न्यूमरेशन। सेंसस वर्ड आता है यू ऑलमोस्ट डाटा रिक्वायरमेंट, इस पर चर्चा हम लोग किए थे। आइडेंटिफाई द डेटा रिक्वायर्ड विद डिस्कसिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम बेसिकली डेटा इज कलेक्टेड। इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरे पर नहीं बात कर रहे हैं। ये ठीक है, ये इस पर हम लोग डेटा रिक्वायरमेंट पर चर्चा हम लोग कर चुके थे नहीं?
ये सबसे पहले इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। डेटा रिक्वायरमेंट, जो भी सर्वे प्लान करने वाले हैं उसके लिए जो स्टेक होल्डर जहाँ से जिसके लिए आप करने वाले डेटा कलेक्ट करने वाले, उससे बात करके भाई क्या आपको डेटा चाहिए। अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान सर्वे सैम्पलिंग स्कीम। ऑपरेशनल डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक सर्वे के लिए ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है। ऑपरेशनल डेफिनेशन मीन्स है मतलब कि जो भी सर्वे आप करने वाले हैं, अगर एनएसएस से रिलेटेड है, एनएसएस में आप लोग देखते होंगे एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल अनुदेश पुस्तिका भाग 1 होता है। वो उसमें उस सर्वे से रिलेटेड हर चीज का टर्म्स जो है सबके डिफाइंड रहते हैं। ये हर चीज हाउस होल्ड क्या है वो डिफाइन किया गया, कौन सा चीज हमको लेना कौन सी चीज नहीं लेना है पूरा का पूरा डिफाइन किया गया। दैट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। मतलब कि हर एक सर्वे का किसी चीज को सोचने का करने का अलग तरीका होता है, स्कोप होता है, उसी हिसाब से आदमी उसका एनालिसिस करेगा। तो एक ऑपरेशनल डेफिनेशन होना चाहिए हर एक टर्म का, जो भी हम यूज कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, जिस पॉइंट पर कलेक्ट कर रहे हैं। अगर सोच अब कहते हैं फैमिली, व्हाट मीन बाय फैमिली है, वो हमें पता होना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। फैमिली में हमको इनको हम लेंगे, इसको नहीं लेंगे। अभी घर पर जनरल में होता है फैमिली, अरे भाई हमारे दादा भी, पापा भी, ये भी, वो भी दुनिया भर का। लेकिन इसमें आप देखते क्या रहता है, residing together, taking food from common kitchen. You are outside that, then you will not come. तो वो डिफिनेशन है, उसी तहत में दायरे में आप बात करेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। सैम्पलिंग फ्रेम के विषय में हम लोग बात किए थे। ये फ्रेम पहले से एग्जिस्ट हो सकती है या तो फ्रेम बनाई जा सकती है। पहले से एग्जिस्टिंग फ्रेम जैसे सेंसस का आंकड़ा है, विलेजेस की लिस्ट है, विलेजेस में जो पॉपुलेशन है और वर्कर्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के सर्वे कंडक्ट करने के लिए वो फ्रेम का काम कर सकते हैं। टाइम के साथ भी फ्रेम जनरेट हो जाता है। लाइक ESI सर्वे समय के हिसाब से उसमें आप देखते हैं ESI में कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत जो फैक्ट्री रजिस्टर्ड होती है समय के साथ में, उसमें उनका नंबर बढ़ता चला जाता है। समय के साथ उसमें संख्या फ्रेम में बढ़ती चली जाएगी। तो समय के विथ टाइम, थ्रू टाइम वो फ्रेम तैयार होता रहता है। उसी से सिलेक्शन हर साल के साल भर के आता है। ये डिफरेंट टाइप के सर्वेज होते हैं। एक थिंग इज ए पैनल सर्वे, दिस इज इम्पोर्टेंट। पैनल सर्वे के विषय कोई नाम सुना है? क्यों आपने सुना पैनल सर्वे नाम? है एनीवन? नो। देखो पैनल सर्वे में ये होता है कि एक ही हाउस होल्ड या पर्सन का आंकड़ा ले रहे हैं, पर्सन या इंटरप्राइज का बार बार डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर आंकड़ा लिया जाए, तो दैट मेक्स ए पैनल। दैट टाइप ऑफ सर्वे इज कॉल्ड पैनल सर्वे। इसमें एक चीज खासियत और भी होती है, समय के साथ में कुछ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड या एंटरप्राइज जो भी करेक्टरीज है पर्सन को बदलते जाते हैं, नया लेते जाते हैं। जिससे टाइम इंटरवल का गैप कितना होता है, ऐसा कुछ है इसमें? टाइम इंटरवल का गैप एनुअल भी हो सकता है, 5 साल का होता है, जैसा डेटा का रिक्वायरमेंट रहे उसी हिसाब से हो सकता है। तो जो हमारी जो दुकानें सेलेक्ट है, क्या वो पैनल सर्वे माना जाएगा? दुकानें सेलेक्ट है वो पैनल, तो अगर उसका डेटा उसके विषय में आप स्टडी करना चाहते हैं, सेम आइटम का सेम दुकानदार के विषय में, दैट मेक्स पैनल। इंडिविजुअल के विषय में वहाँ पर आइटम का आप आइटम का ले रहे हैं, आइटम मतलब समय के साथ में कंपेरेबिलिटी है उस आइटम की। तो ये उस टाइप की चीजें हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। जैसे वो लेबर के जो करते हैं, लेबर PLF सर्वे जो हो रहा है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसमें एक पैनल सर्वे का एलिमेंट डाल दिया है। पहले नहीं होता था, लेकिन दैट हैज बिल्ड है। वहाँ पर हर साल जो है कुछ परसेंट ऑफ हाउस होल्ड
को मतलब कि पर्सन को बदलने का, चेंज करने का। उससे ये होता है कुछ हाउस होल्ड समय के साथ में खत्म हो जाते हैं, माइग्रेशन में चले गए, माइग्रेट हो गए, या एक्सटेंशन ऑफ हाउस होल्ड जो है हर्ड अबाउट, या जैसे ये है कि सेंसस यूनिट्स जो हैं वो जो एनएसएस को करते हैं, हाँ। वो हो जाएगी एनएसएस नहीं, वो भी हो सकता है, मतलब जियोग्राफी भी हो सकती है। जी जी। वो भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट सिचुएशन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो चीज बदलेगा। एज इट इज मतलब नहीं रहे, हर एक मामले में नहीं रहेगा, कुछ मामले में काम करेगी, कुछ मामले में नहीं रहेगी। इंडिविजुअल उसी को सेम पर डेटा अगर कलेक्ट होता है, दैट मेक्स मतलब जैसे पॉवर्टी रिलेटेड करना है, ट्रैक करना है पॉवर्टी को, तो सेम हाउस होल्ड विषय में आज इस साल डेटा कलेक्ट करिए, फिर अगले साल, फिर नेक्स्ट ईयर। या सीजनल वेरिएशन देखना चाहते हैं किसी चीज में, उसके मतलब क्या खाने पीने में कमी आती, क्या उसकी पॉवर्टी में असर आता है, तो हर महीने का लेते रहिए और फिर इसके बाद असेस करिए। तो वो चीजें होती हैं, आता है या पैनल से फोकस ग्रुप सर्वे, पार्टिकुलर ग्रुप पर जो फोकस करता है वो फोकस ग्रुप सर्वे होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ सैंपल, प्रोबेबिलिटी सैंपल, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स, not all members of the population have chance to be included in the sample। हर एक मेंबर का चांस नहीं है इक्वल कि वो सैंपल में आ सके। प्रोबेबिलिटी सैंपल में एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज नो नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन सैंपल। द सिलेक्शन मेथड इज रैंडम। इसमें मेथड रैंडम रहता, रैंडमली रैंडम की बात हम लोग किए थे। न हमारा जोर है, न आपका भगवान का जोर है, जो भगवान चाहेंगे वहीं पर होगा। जो कहते हैं ना वो भगवान जैसे दैट प्रोसेस इज रैंडम, उसमें किसी का वो नहीं है, रैंडम। प्रोबेबिलिटी देन कम्स मेथड्स। प्रोबेबिलिटी सैंपल्स सेलेक्ट करने के लिए सिस्टमैटिक सैंपल, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, सिंपल रैंडम सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी, कन्वेंस, स्नोबॉल, जजमेंट, कोटा, इस टाइप के हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैंपल में ये प्योर फॉर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एश्योर्स ईच एलिमेंट इन पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन सैंपल। सपोज हियर वी वांट अबाउट योर एजुकेशन। ये इस क्लास में हमारे 40 लोग हैं, ये पॉपुलेशन है, 40 की पॉपुलेशन है, ट्रेनिंग हैं हमारे। इनकी एजुकेशन के विषय में हम कुछ किस सब्जेक्ट से स्टडी किए हैं, क्या किया, क्या हुआ है, कुछ जानना चाहते हैं। तो हम इसमें सबसे पूछने के बजाय इंडिविजुअल से कोई एक सैंपल रिप्रेजेंटेटिव बना ले। 5 का सैंपल मान लीजिए हम ड्रा करना चाहते हैं, उन्हीं 5 लोगों से इंफॉर्मेशन ड्रा करके और इसके हिसाब से वो करेंगे। और 5 लोग कौन आएंगे, उनका चांस क्या रहेगा, ये कैसे निकलेगा। साइज ऑफ सैंपल इज 4 और 5 एंड पॉपुलेशन साइज इज 40। 5 by 40 कितना आया, 1/8। सभी लोगों का सैंपल में आने का चांस जो है 1/8 इक्वल ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस पॉपुलेशन का चांस सैंपल में आने का 1/8, मतलब सबका चांस है, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं। यही कि यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, बहुत ही सिंपल है, बट इट हाई कॉस्ट, लो फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्यू टू हाई कॉस्ट इट इज लेस यूज्ड, रिक्वायर सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम इसमें जरूरत पड़ता है, बिना सैम्पलिंग फ्रेम के आप ये सैम्पलिंग नहीं कर सकते, सैंपल ड्रा नहीं करते। डज नॉट यूज रिसर्चर एक्सपर्टाइज सबसे इजीएस्ट फॉर्म है, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, सिंपल ले लीजिए, ड्रा कर लीजिए, रैंडम सैंपल हो गया। ज़्यादा कि इधर उधर एक्सपीरियंसेस के ज़्यादा प्रॉब्लम। लार्जर रिस्क ऑफ रैंडम एरर दैन स्ट्रैटिफाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट, रैंडम एरर मतलब वो सैंपल जो एरर होता है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत रहती है, इसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा निकलता है अगर हम रैंडम सैंपल लेते हैं तो। अब
यही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से। आप लोगों में आपकी एवरेज एज का ये यहीं पर हमको वो करना है। किस किस बैच के आप लोग अपर शाखीय अधिकारी लोग हैं? 2000 है, 2003 है, 2000, 2003, 2012, 2014, अच्छा 2006 भी है। अच्छा, चलिए इसको हम वो करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं सिंपल से। अगर हम सिंपल नंबर सैंपलिंग लें एवरेज एज के विषय में, तो और 5 या 8 का कोई सैंपल बनाना चाहें, 8 का 8 × 40, 1/5 सबका चांस आएगा, इक्वल चांस रहेगा। लेकिन अब कहते हैं कि आप कुछ लोग 2014 के हैं, कुछ लोग 2003 के हैं। हो सकता है कि वो वाले भाई कम एज में वेरिएशन होगा ना, 2003 और 2014 में बहुत सारा फर्क है। तो मानते नहीं नए लोग, हाँ? मानते नहीं तो आए देर में, लेकिन मानते नहीं। हाँ, ठीक है। तो वो चीज वेरिएशन है। इसका मतलब जो हमारा अगर एज का अगर आप निकालेंगे मानक विचलन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ओवरऑल का इससे निकालेंगे सिंपल रैंडम सैंपल से, तो दैट विल गिव हायर साइड रिजल्ट, मतलब वेरिएशन ज़्यादा आएगा। अगर इसमें हम ये कर दें भाई डिफरेंट ईयर्स में जो आए उनमें के क्लासिफाई कर दें और उनमें से सैंपल लें, तो जो वेरिएंस आएगा दैट विल बी कम लेस है। ये यहाँ कहने का मतलब है, मतलब कि स्ट्रैटिफाइड से कम ज़्यादा इसमें निकलता है। ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए ऑलवेज रैंडम इज नॉट। केवल अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है, मतलब एक ही बैच के लोग आए थे, एक बैच के हो सके मोर और लेस, दे में भी इक्वल एज ग्रुप है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। तो जहाँ जैसा सिचुएशन रहता है उसी हिसाब से लेने का जरूरत पड़ता है। ठीक है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, दिस इज एजीएस सैंपलिंग प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं, एक नंबर रैंडम सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद इंटरवल, सैंपलिंग इंटरवल क्या होता है सैंपलिंग इंटरवल। मान लीजिए हमको एक ले लें, फिर 8वां के बाद फिर 16वां ले लें। हाँ, इस तरीके से मान लीजिए सैंपलिंग 1/5 आया 8 में ना, इंटरवल 1/5 8 लिए थे, तो 1/5 आया था, 8वां लेते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज एन, मतलब कि केवल उसी को ले लेना, दैट इज सिंपल, मतलब अरेंज कर लिया उसमें से लेते चले गए, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। लेकिन ये प्रॉब्लम करता है क्या, पीरियोडिसिटी या सीजनलिटी डेटा में है, तो एट दैट टाइम दिस गिव्स नॉट गुड रिजल्ट। वेरिएंस इज लार्जर है। क्यों? सपोज एग्जाम्पल लीजिए सिंपल सा, अगर हम एक एग्जाम्पल ट्रीज का, मान लीजिए ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाए गए हैं कहीं पर किसी रोड पर, एक उनका डिजाइनर का जो था, उसको प्लानर का कि भाई हम इस तरीके से लगाएंगे, पहले वो बढ़ता हुआ जाएगा, फिर घटते हुए ट्रीज का रहेगा, ट्रीज का फिर घटते हुए। ये जैसे हमारे पास ट्री का एक कोई सड़क है, अभी हम कह रहे थे कि एक टाउन प्लानर जो थे इसी हिसाब से लगा दिए। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब डेटा हमारा इस तरीके से है।
ट्रीज का ऑर्नामेंटल ट्रीज लगे हैं, मतलब कि एक पीक आता है, साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है। अच्छा, अब बाय द वे जो सिस्टमैटिक नंबर एक रैंडम आ गया, यहाँ का आ गया मेरे को, फिर हो सकता है फिर इसमें इंटरवल मान लीजिए हम जोड़ते हैं तो यहाँ बार बार आ जाता, लोअर वाला जो है हमारा सेलेक्ट हो जाता है। अगर ट्रीज का एस्टिमेट हमको करना है, ट्रीज का वुड एस्टिमेट करना है, तो ऐसे मामले में वो लोअर एस्टिमेट दे देगा। अगर लोअर दे देगा, अगर बाय द वे ऐसे रैंडम आ जाता है जो पीक वाला ले लेता है, हमेशा पीक वाला पकड़ता जाता है, पीक वाला ऊपर वाला दे देगा, हायर एस्टिमेट आ जाएगा तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। इसका सलूशन क्या फिर है? सलूशन, इसका सलूशन यह है कि ये सैम्पलिंग स्कीम इससे काम नहीं करेगी, हमको इसका जो है कुछ प्रोसेस दूसरा करना पड़ेगा। जब अगर ये रेंडमाइज होता, क्योंकि ट्रीज लगे हुए हैं भाई, उसको रेंडम कैसे करेंगे? क्या वो तो एक प्रोसेस में लगा है, तो एक कतार बना दिएगा ऊपर नीचे का, ऐसे नहीं कर। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर सैम्पलिंग लेना दिक्कत हो जाता है। या पूरी लिस्ट है, इसको हम एक नंबरिंग दे दें और फिर इसका हमारे पास लिस्ट को जैसे एक कहते हैं ना, जब कुछ खेलते हैं ताश के पत्ते वगैरह, वो उसमें भी तो रहता है ना वैसे ये सब पत्ते, एक बारी आए तो एक कलर के सब आ जाते हैं, उसको फिर जब दूसरा फिर होने लगता है फिर सब एक में मिक्स किया जाता है। तो वही मिक्सिंग करने का कुछ तरीका अगर बन जाए, मिक्सिंग अगर हो जाए तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इसमें कहाँ सफलिंग हो पाएगा? रिसफलिंग का प्रॉब्लम है, मतलब इट मींस needs it randomization if not possible then how you will do। तो ऐसे सिचुएशन में ये सैम्पलिंग स्कीम हमारी सिस्टमैटिक प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पर उपयोग में अच्छी तरीके से नहीं आ पाएगी। तो कुछ अच्छाई भी है, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है, जिसके लिए हमें इसी का चयन भाई ये स्थिति पैदा हो सकती है। इस मामले में फिर हमें देखना पड़ेगा तो दूसरी सैम्पलिंग स्कीम को देखना पड़ेगा। ये सिस्टमैटिक का थोड़ा सा इशू होता है, बट स्टिल इट इज यूजफुल एंड वेरी सिंपल सिस्टम एंड ड्राइंग सिंपल रैंडम सैंपल। अगर वैसा कोई पैटर्न न बना हो तो ठीक है, हम वी कैन डू। इसमें बहुत सिंपल है, मॉडरेट कास्ट यूजेज बट पीरियाडिक ऑर्डरिंग। ये रिक्वायर्ड सैम्पलिंग फ्रेम, इसमें भी सैम्पलिंग फ्रेम पूरी चाहिए। ये इसका प्रॉब्लम होता है, हर मामले में सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं होता है। इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। In simple random sampling, the variance of the population mean is directly proportional to variance of the population. It means if population is heterogeneous, the variance of the estimate of population mean would be large. Stratification is devised to decrease the variability of the estimate in such a case so that the efficiency of estimate may be decreased. ये होता है स्ट्रेटिफाइड में। जैसे अभी सिंपल रैंडम सैंपल यहाँ से ड्रा करना था तो कोई रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा, कोई नहीं। अब वही स्ट्रेटिफिकेशन की बात आती है, ईयर ऑफ सिलेक्शन वाला से ले लिया तो हर एक ग्रुप का एक तो रिप्रेजेंटेशन हम बना लेंगे। कैसे? देयर प्रोसीजर प्रोपोर्शनल लोकेशन, जिस ग्रुप के जितने लोग हैं उसी प्रोपोर्शन में उनके लोगों को ले लिया जाएगा। ऑप्टिमम लोकेशन टाइप की चीज भी होती है, तो हर एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन एडेक्वेट हो जाता है इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। और दूसरी चीज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये एलोकेशन का प्रोपोर्शनल ऑप्टिमम एलोकेशन। इन प्रोपोर्शनल एलोकेशन द यूनिट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम एनी स्टार्टअप प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ स्टार्टअप। जितने बड़ा उसमें ज़्यादा लोग रहेंगे, मान लीजिए 2003 के यहाँ पर ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग में आए हैं, तो मतलब कि 2003 वाले में से सैंपल में ज़्यादा लोग लेना पड़ेगा। 14 वाले में से कम आए हैं तो 14 वाले पर कम लेना होगा। ये है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। फिर एक आता है ऑप्टिमम एलोकेशन। इसमें
ऑप्टिमम लोकेशन में केवल प्रोपोर्शन नहीं देखते हैं, प्रोपोर्शन देखने में कभी कभी ये होता है किसी के ग्रुप के बहुत ज़्यादा आ गए, एक सर्टेन लिमिट के बाद, समझिए ये पॉइंट को, सर्टेन लिमिट के बाद सैंपल को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। फायदा इन द सेंस मार्जिन ऑफ एरर, सैम्पलिंग एरर कम नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि आपका रिसोर्स वेस्ट जाता है, इफिशियंसी कम होती है, इट मीन्स लेस इफिशियंट इट बिकम्स सैम्पलिंग प्रोसीजर। तो इसके लिए दूसरा इसमें आता है ऑप्टिमम लोकेशन। देयर आर टू वेज टू सेलेक्ट द एवरेज। ऑप्टिमम लोकेशन फिक्स द कॉस्ट, कॉस्ट को फिक्स कर दिया, हमारे पास जो संसाधन है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनको फिक्स कर दिया और उसके हिसाब से हम वेरिएंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं या किस तरीके से सेलेक्ट करें विद इन स्ट्रेटम और हमारा जो है वेरिएंस से कम आए। फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है फिक्स द वेरिएंस को पहले से फिक्स कर दिया, भाई हमको ये कंप्रोमाइज नहीं करना है कि हमारा इस डेटा में जो भी एवरेज या जो भी एस्टिमेट आए इतने से ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये हमने फिक्स कर दिया। देन मिनिमाइज द कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स वेरिएंस, मतलब जो भी इसमें कॉस्ट लगेगा कम से कम कॉस्ट लगाने की कोशिश करें जिससे हमारा फिक्स वेरिएंस अचीव हो जाए, उसके हिसाब से डेटा हो जाए। तो ये होता है ऑप्टिमम एलोकेशन गिव्स मच बेटर एस्टिमेट इन कंपैरिजन टू प्रोपोर्शनल एलोकेशन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्ड का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, अगर सिंपल प्रोपोर्शनेट लगा करके जिस ग्रुप के ज़्यादा पूरा का पूरा ले लिया तो उनको करने धरने के लिए टाइम लगेगा ना भाई, रिसोर्सेज लगेंगे, इसका मतलब यही है। वही जब उसमें स्टैटिस्टिक्स के टर्म में कंप्यूट करेंगे सब कास्ट और दुनिया भर मिला करके तो लेस मतलब कि इफिशिएंट वो वाला प्रोपोर्शनल लोकेशन निकल के आता है, ये मतलब इसका हुआ। इसका एडवांटेजेस कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपल डिजाइन स्ट्रैटिफिकेशन कैन लीड टू द गेन इन प्रिसिशन। प्रिसिशन में गेन होता है, मे बी डिजायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ये दिस सेंटेंस, इसका सेंटेंस मतलब समझ रहे हो आप लोग, बताओ कोई। ये मे बी डिजायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा अलग अलग पहुंच होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इसको यूज किया जाता है, सुविधा इसको सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल अपना विभाग है। विभाग का ऑफिस हर जिले में है, इवन कुछ मामले में कैंडिडेट अपने ब्लॉक लेवल पर भी है, ठीक है। अब जिला मान लेते हैं, अब जिले में आपके अपर सांख्यिकी अधिकारी भी पोस्टेड है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी पोस्टेड है। भाई वहाँ के लिए जो सैंपल आएंगे वो सर्वे करने के लिए, मैनेज करने के लिए दैट इज DSTO भी हैं सुपरवाइजरी के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मायने रखती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए काम करना, जिसका जिले में ऑफिस है उनके लिए ये काम करना बहुत आसान, जिसके लिए नहीं है वहाँ दिक्कत हो सकता है, लेकिन तो ये चीज़ें हैं। Increase representation of sample to the population since the entire cross section of the population including the sample, each subpopulation is represented in the sample. इसमें क्या होता है? Representative of the sample to the population since the entire cross section of the population is including the sample. क्या मतलब हुआ? सैंपल के अंदर हर सेक्शन को लेना है सैंपल। हाँ, मतलब कि जैसे एक एग्जाम्पल सिंपल सा मैं NSSO का दे रहा हूँ, उससे आप थोड़ा सा वो कर जाएंगे। सब स्ट्रेटम बनता है, एक सब स्ट्रेटम NSS में सब स्ट्रेटम, उसका मतलब ये है डिस्ट्रिक्ट की जो बेसिक स्ट्रेटम, रूरल सेक्टर दोनों का बेसिक स्ट्रेटम है। विद इन डिस्ट्रिक्ट विलेजेस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी अरेंज किया गया, फिर आफ्टर दैट जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, जो भी स्कीम अपनानी होती है, उसमें करते क्या है कि सब स्ट्रेटम बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास टोटल किसी जिले में 1000 विलेजेस हैं, हमें उस गांव में
उस जिले में बनाना है, सैंपल लेना है 20 का, मतलब 1000/20 कितना हुआ? 50 हैं? 50 स्टेटा में डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, एक तरीका ये होगा 50 में 50 स्टेटा बना देंगे, सब स्टेटा, मतलब कि 50 पार्ट ऐसा बना दें, हर पार्ट का से कुछ हम ले लेंगे, हर पार्ट से कुछ न कुछ हम ले लेंगे, मतलब हर पार्ट का प्रोपोर्शनली हम लोग अपने सैंपल में ले लेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है हर मतलब 50 पार्ट में बना लिया, जहाँ पर सिंपल रैंडम सैंपल एक ये होता, सिंपल रैंडम सैंपल ड्रा कर लो, हो सकता है एक यहाँ का एक वहाँ का कुछ आ जाए, कुछ एरिया कुछ पार्ट का आइबे नहीं करे, ये भी हो सकता है। दैट गिव्स सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अगर हमने पार्टीशन कर दिया, हर एक पार्टीशन से हमने इंश्योर कर लिया हमको सैंपल लेना है, तो वो चीज़ जो करता है वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब हर एक सब पॉपुलेशन एक रिप्रेजेंटिंग सैंपल, हर तरीके के पॉपुलेशन जो है सैंपल में आ जा रही है। दिस इज ड्यूटी। अब सब स्ट्रेटिफिकेशन, जो सब स्ट्रेटिफिकेशन लोग समझते होंगे, क्यों पता नहीं क्यों दुनिया भर प्रबोधन इसमें लिख देते हैं सीधे अनावश्यक, लेकिन उसके पीछे लॉजिक रहती है जो भी चीज़ किया जाता है। ऐसे एक चीज़ और देखते होंगे, जो एनएसएस में हो गए सब सैंपल लिखा रहता है, सब सैंपल 1 सब सैंपल 2, उसका मतलब समझते हो आप लोग कभी? इंस्ट्रक्शन मैनुअल में भी लिखा रहता है उसके, लेकिन हम लोग कभी उसको सोचने की जरूरत नहीं समझते क्या है मतलब। छोटा वो ग्रुप बनाया यह सर बहुत अच्छा सैंपल वाला, सब सैंपल वाला। हाँ बताओ भाई, कोई बताओ भाई, फटाफट जल्दी बताइए, बहुत सारे मैटर भाई इशू है डिस्कस करने आप लोगों के साथ। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? सैंपल सब सैंपल देखिए, ये पॉपुलेशन बताने वाले हैं क्या? नो, देखिए सब सैंपल 2 इंडिपेंडेंट सेम पॉपुलेशन से 2 सब सैंपल लिए जाते हैं। जैसे सब स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पर किया गया उस जिले में, उस जिले की जो सैंपल साइज टोटल है, तो पार्ट बना 50 पार्ट बना दिया गया, 50 पार्ट में से जितने हमको लेने हैं उनको 2 इंडिपेंडेंट पार्ट बना दिया गया, इंडिपेंडेंटली दोनों ले लिया गया। अब उससे एरर का एस्टिमेशन का एक प्रोसीजर है, मतलब कि 2 सब सैंपल से एरर का एस्टिमेट करना चाहेंगे तो कर लेंगे, मतलब कि सेम पॉपुलेशन से 2 सैंपल ड्रा हुए हैं, 2 तरीके से सैंपल ड्रा हुए हैं इंडिपेंडेंटली, अगर उनके जो एस्टिमेट आएंगे तो मोर और लेस दे मस्ट नियर बाई क्लोजर। अगर क्लोजर नहीं है, इसका मतलब प्रोसेस में, अपने सिस्टम में प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम है, उसको देखने के लिए भी ये होता है। इसलिए सब सैंपलिंग की बात करके सब सैंपल की बात हमेशा कहा जाता है, एनएसएस में हमेशा चलता सब सैंपल ले। और हम एक्चुअल पॉपुलेशन का हमें वेरिएबिलिटी पता नहीं है, लार्ज स्केल का उसमें ऑलमोस्ट पता ही नहीं रहता है ऐसा, तो ऐसे केसेस के लिए ये दिस इज गुड टूल। तो सब सैंपल का कॉन्सेप्ट इसीलिए, सब स्ट्रेटम का कॉन्सेप्ट इसीलिए है, मोर सब सैंपल का एरर का एस्टिमेशन के लिए, और सब स्ट्रेटम का एरर को कंट्रोल करने के लिए और कम करने के लिए, ये चीजें हैं। तो हमें भी डिजायर्ड रिप्रेजेंटेटिवनेस ये कर देता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? Costly because it requires selecting sample from each subpopulation। भाई सिंपल रैंडम सैंपल लेना हो तो पूरी पॉपुलेशन के एक से 1000 बना दिया, उसके बीच का रैंडम नंबर अपना सेलेक्ट कर लिया, आ जाएगा फर्स्ट से, मतलब कि जितने भी 10-20 कलेक्ट करना है तो घंटा 2 घंटा में हो जाएगा। लेकिन जब हर एक पार्ट से अलग अलग आपको लेना है, दैट टेक्स टाइम ना, आदमी भी लगेगा, मैन पावर भी लगेगा। अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ हैंडीक्राफ्ट का है, अच्छा, उसी को हम लोग यहाँ पर कंडक्ट डिजाइन कर रहे हैं। उसके सैंपल को ड्रा करना, सब स्ट्रेटिफिकेशन किया, कहीं पे इकोनॉमिक रीजन को स्ट्रेटम बनाया, उसके भीतर गांव को अरेंज किया असेंडिंग आर्डर में, उसमें फिर जितने हमको लेने थे उसको फिर सब स्ट्रेटम बनाया, हर एक पार्ट से लेने में फिर हर एक पार्ट के भीतर देखो रैंडम
नंबर देखो, कुछ हो सकता है वो हो जाए, गड़बड़ हो जाए, फिर दूसरा देखो, मतलब दैट्स इट 2-3 days डूइंग ऑल सैम्पलिंग, तो टेक्स टाइम। ये इशू आता है, लेकिन दिस इज बेटर, दिस इज बेटर, मतलब रिप्रेजेंटेटिवनेस इशू जो है सॉल्व हो जाता है और हमारा मार्जिन है, हाँ अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट मतलब वेरिएंस कम हो जाता है। दिस इज एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ये डिसएडवांटेज इसको कह सकते हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोपोर्शन फॉर ईच स्टेटम, मतलब कि हर एक स्टेटम में कितने कौन कौन यूनिट आ रहे हैं इसका इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, कितने नंबर्स आ रहे हैं वो चाहिए, अदरवाइज प्रोपोर्शन आप निकाल नहीं पाओगे। दिस इज स्ट्रेटिफाइड लिस्ट कॉस्टली टू प्रिपेयर। ये अगर पहले वाला जमाना रहता, आज का कंप्यूटर वाला जमाना है, पहले वाला जमाना रहता तो घिसते रहो ना, जो मैनुअल काम होते थे, मतलब लार्ज स्केल पर काम करना है तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब लिस्ट इसको बनाना मैनुअली बहुत दिक्कत है, वैसे भी अगर ज़्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह का नॉलेज नहीं है तो भी दिक्कत होती है, तो ये लिस्ट थोड़ा कॉस्टली होती, बनाना प्रिपेयर करना पड़ता है, अगर सॉफ्ट कॉपी में नहीं ये सब चीज़ इशू है। तो ये रैंडम नंबर टेबल होता है, आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे, जो भी नेसेसरी है, ये जहाँ भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं इस तरीके से। सभी जिले में अवेलेबल है, एनएसएस वाले विशेष रूप से रखते हैं, और आप लोग भी देख लीजिएगा जब भी कभी किसी का असेसमेंट करना सैम्पलिंग के आधार पर, इसका जरूरत पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल आपको है, आपका जो लिटरेचर मिला है उसमें है, आप उसमें से देख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा टाइम का कांस्टेंट है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। अब आते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। एरिया सैंपल, प्राइमरी सैंपल यूनिट इज जियोग्राफिकल एरिया, मल्टी स्टेट एरिया सैंपल इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more types of probability sampling techniques, including probability smaller geographical areas are randomly selected in series of states। मतलब क्लस्टर के विषय में हमें ये है कि क्लस्टर तो पता है, जैसे सर्टिफाइड में हमको पूरी लिस्ट चाहिए थी, और क्लस्टर में हमको क्लस्टर के नाम पता है, कहाँ कहाँ लोकेटेड भाई ये क्लस्टर है, इस चीज़ें जैसे आपका लेबर अड्डे, लखनऊ बड़ा शहर है, लेबर अड्डे यहाँ पर कई बने होंगे जहाँ से लेबर का रेट वगैरह जाता होगा। इसे अड्डे हैं, लेबरों पर स्टडी करना है, म्यूनसिपल एरिया पर अलग लेबर अड्डा, महानगर में अलग लगा हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज पर है, आलमबाग में है, इस तरह के लेबर अड्डे डिफरेंट बने हुए हैं, तो दैट में भी से दैट क्लस्टर। अब उसमें फिर आप किसी लेबर अड्डे को मान लीजिए सेलेक्ट कर, 20 में से 2 का सिलेक्शन कर लिया लेबर अड्डे का, फिर आफ्टर दैट उस लेबर अड्डे पर गए और उसमें सैम्पलिंग करना, आपको लेबरों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानना है, तो उनकी लिस्ट बनाए, जो लेबर्स हैं उनकी लिस्ट बनाने की कोशिश करिए, उसमें से जो भी सैम्पलिंग करना चाहें स्ट्रेटिफिकेशन भी करिए, लिस्ट बनाइए, फ्रेम बनाइए, आफ्टर दैट यू व्हाट यू वांट टू कैन डू, चाहे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लेना हो तो कर सकते हो, फिर स्ट्रेटिफिकेशन मतलब किस टाइप के राज वाले के कौन लोग हैं, कौन लोग जो है लोहारी वाले, कौन लेबरी वाले हैं, कौन किस तरीके का, उसमें कैटेगराइज करके आप करिए, तो वहाँ पर फिर सैम्पलिंग डिफरेंट टाइप में कर सकते हैं। दैट इज क्लस्टर टाइप का सैम्पलिंग स्कीम होता है। एडवांस लो कॉस्ट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ यू रिक्वायर लिस्ट ऑफ ऑल क्लस्टर, लिस्ट ऑफ आल्सो बट ओनली ऑफ इंडिविजुअल विद इन चोजन क्लस्टर, मतलब इसमें रिक्वायर्ड होता है इंडिविजुअल जो हमारा सेलेक्टेड क्लस्टर है उसी का। कैन एस्टिमेट कंसिडर ऑफ बोथ क्लस्टर एंड पॉपुलेशन फॉर मल्टी स्टेज हाई स्ट्रेंथ ऑफ यूज मेथड, दिस ऑन लार्जर एरिया ऑफ फॉर कंपेरेबल लाइक दैट प्रोबेबिलिटी मेथड। ये इसमें थोड़ा लार्जर एरिया स्ट्रेटिफाइड वगैरह से लार्जर एरिया होता है। मल्टी स्टेज वेरी एक्सपेंसिव एंड वैरायटी डिपेंड्स ऑन द अदर मेथड। ये मल्टी स्टेज इसमें होता है तो एक्सपेंसिव हो जाता है, वैरायटी डिपेंड्स ऑन अदर मेथड, मतलब कि वैलिडिटी तभी बेटर रहेगी जो उसके भीतर जो सैम्पलिंग स्कीम आपने लगाए हैं, यूज किए हैं, कौन से लगाए हैं, उसी हिसाब से वो डिपेंड करेगा। स्ट्रेटिफिकेशन किया है, सब स्ट्रेटिफिकेशन क्या क्या किया है, उसके भीतर कौन सा लगाया है, वो सब उसको असेस करने के बाद ही आप कुछ कह पाएंगे। इसके बाद मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, इंस्टेड ऑफ न्यूमरेटिंग ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स
in the selected cluster, one can obtain better and more efficient estimator by resorting to subsampling. The above technique may be generalized to what is called multi-stage. As name suggests, multi-sampling refers to sampling technique which is carried out in various stages. अब एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल बता दूं, एनएसएस में मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग यूज होती है। एनएसएस में मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एनालिसिस में एनएसएस एनालिसिस के एनालिसिस नेशनल नहीं सैंपल निकालने के लिए सैंपल सिलेक्शन के लिए, हाँ सिलेक्शन करने के लिए एनालिसिस। अब वही भाई आप अब स्टैटिस्टिक्स के आप कह रहे हैं तो फिर वो उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है भाई। सोचने का तरीका भाई देखिए अज्यूम किया जाता है भाई अगर स्टैटिस्टिक्स का बंदा रहेगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा हाँ तो उसी हिसाब से बोलने का बात रहता है। चलिए मेरी डिमेरिट होता है। इसके बाद आता है बात वाई सैंपल वर्क्स, कैसे सैंपल काम करता है इस पर हम लोग चर्चा। व्हाट वी वांट टू नो एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज, दी 10 एम्प्लॉइज है, इनका एज का लिखा है हमारा। एक्चुअल एवरेज इज दिस, सैंपल साइज यानी 4 हमने निकाला लिया, then it comes this after see it is coming actual mean is 38.8 and sample mean is this. Similarly we drawn under sample and that gives this. Let us see what is going on. ये डिफरेंट टाइप के हमने वो जो सैंपल ड्रा किए अलग अलग उसके एवरेज आ गए। अब दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इसमें एक्चुअल मीन 38। अब इसमें यह है कि ये इसमें n=4 पर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है साइज सैंपल साइज 4, जितने उससे पॉसिबल सैंपल से इस तरीके से पॉपुलेशन लिए गए इस तरीके से आए। ठीक है। अब एक स्टैटिस्टिक्स में थ्योरम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, क्यों आप नाम सुने होंगे हैं? The distribution sample mean will tend to the normal distribution as sample size increases regardless of the population distribution. Population distribution जिस भी तरीके का हो, लेकिन जितने भी सैंपल ड्रा किया जाए किसी पॉपुलेशन से, उनका अगर हम वो एवरेज निकालें, वो सैंपल साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो उनका जो एवरेज आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता जाएगा। अब देखिए ये कैसे चलता है। सैंपल साइज इक्वल टू और ग्रेटर देन 30 आर ऑफन कंसीडर्ड सफिशिएंट फॉर सेंट्रल लिमिट थ्योरम टू होल्ड। मतलब 30 से एबव अगर सैंपल साइज है तो बेटर ठीक रहता होल्ड करता है। एक ही एस्पेक्ट CLT इज दैट द एवरेज ऑफ द सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल इक्वल टू पॉपुलेशन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब कि इसका मोटा ये है कि अगर 30 से ज़्यादा है तो मतलब कि जो पॉपुलेशन का जिससे हम ड्रॉ कर रहे हैं सैंपल, उनका और सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो सब जो इक्वल लगभग आएगा। ये मोटा थ्योरम है। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप कब होता है, दिस लेट अस सी मीन ऑफ सैंपल मीन बिकम्स वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है अगर सैंपल साइज इंक्रीज करता है। लार्जर सैंपल साइज, स्मॉलर सैंपल साइज, लार्जर सैंपल साइज पीक व्हाट इट मेंट क्या ये बोल रहा है? पिछले क्लास में आप लोग देखा होगा मॉर्निंग आवर्स में लार्जर सैंपल साइज स्मॉलर सैंपल साइज, फ्लैटनेस इज लेस इन दिस, मतलब दिस हैं प्लेटिक कटिंग कर्व है, मतलब ये इसमें स्प्रेड कम है, मतलब वेरिएबिलिटी कम है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 2 सैंपल साइज 2 पर देखिए, 3 पर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करता है कैसे नॉर्मल होता है उसका इलस्ट्रेशन है। यानी 4 पर देखिए, यानी 5 डेज, यानी 5 पर ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक ए सैंपल। दिस इज how sample works overall. After that, इसका मतलब समझ गए पूरा बात ना आप लोग? जी सर। हाँ ओके। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, कन्वीनियंस सैंपलिंग, सैंपल सेलेक्टेड सिंपली फॉर ईच
Simply this we can achieve. ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, स्पीड है, स्पीडी एंड फास्टली, इंटरवलिटी है, इंटरवलिटी जस्टिफाइड। इसके बाद जजमेंट सैंपलिंग की बात आती है, फिर जजमेंट और पर्पज अपने पर्पज के हिसाब से। मॉडरेट का प्रोबेबिलिटी यूज एंड सैंपल विल मीट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बायस। अब ये सैंपलिंग जो है ये प्रोजेक्टिंग डेटा बियॉन्ड सैंपल नॉट जस्टिफाइड। दिस इज इंपॉर्टेंट नोट। मतलब ये पर्पज या इस तरीके के सैंपलिंग में जो भी हम रिजल्ट निकालेंगे वो जिसका हमने सैंपल ड्रॉ किया है, जहाँ से लिया है, जिन लोगों का लिया है, उनके अलावा अन्य लोगों के विषय में कोई कमेंट हम नहीं कर सकते। पहले वाले जो प्रोबेबिलिटी सैंपल थे उसके आधार पर पूरे के विषय में आप कुछ कह सकते थे। वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसका वो बात हम कर रहे थे कि अगर उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी हो गई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी स्टैटिस्टिकल थियरी का टेस्टिंग का वो दे देता है, क्लू दे देता है, इसमें कौन कौन सा क्या प्रॉब्लम है डेटा में, क्या नहीं है, कैसा है, सब कैरेक्टरिस्टिक जो है डेटा का बता देता है। इसलिए नॉर्मल हर जगह नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, जहाँ नॉर्मल नहीं है तो उसको चेंज करते हैं नॉर्मल लाने के लिए। दैट इज अदर इशू। उसके लिए और कुछ करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होता है। जो लॉग एक तरीके के लिया जाता है, लॉग डेटा लॉग लिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा उसमें अप डाउन रहता है वहाँ लॉग ले लेते हैं, देखते धीरे धीरे ऊपर नीचे आगे बढ़ता है। विजुलाइज करेंगे जो लॉगरिथम टेबल और मेन डाटा उस पर काम किए होंगे, तो वो भी एक ऑप्शन है कि भाई कि हाँ लॉग लेकर के फिर उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइप का जो है उसमें वो काम करता है। क्या कहते हैं इन जनरल उसको यूज नहीं करते हैं। अरे यूज नहीं करते हैं बहुत सारी जगह भाई। अभी मैं इन जनरल मतलब रिसर्च में और अभी कंजम्पशन डेटा को, कंजम्पशन डेटा का हाउस होल्ड कंजम्पशन डेटा आप कहते हैं एक्सपेंडिचर वाला जो टोटल फूड डिमांड का मैं एनालिसिस कर रहा था, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन इन फूड, तो उसका रिग्रेशन एनालिसिस में लगाना चाह रहा था। रिग्रेशन एनालिसिस लगाने में आप जानते हैं कि अगर वो जो कंडीशन है उसमें नॉर्मल वाला नहीं है तो नहीं फिट हो पाएगा, पैरामीटर इसमें जो भी आएगा बायस आएगा। उसके लिए जो फिर इसको चेंज करना पड़ता, उसको चेंज करके फिर करने की कोशिश की गई तो बेटर रिजल्ट दिया। एक्सपोनेंशियल डेटा लगा है नहीं मॉडल नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं, मतलब उसको लॉगरिथमिक मॉडल यूज किया है, उसको लॉग लिया तो वो चीज बेटर कर दिया जो है। तो होता है ट्रांसफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो जिस सिचुएशन में जो चीज लगे। अब आजकल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें ये सब टूल्स अवेलेबल। नॉर्मली पहले जमाने में ये यूज करना बड़ा टेढ़ा काम था जब सॉफ्टवेयर नहीं। उसका स्कैटर डायग्राम बनाओ, स्कैटर ये जहाँ पर हजारों डेटा हैं, डायग्राम बनाते ऐसे बना पाओगे आप, जमाना गुजर जाएगा। सॉफ्टवेयर पर चलो, विद इन मिनट आप जान रहे हैं तो सब कुछ आ जाएगा, सब कंप्यूटर को बेस्ड। हाँ कंप्यूटर बेस्ड हो गया, जिससे बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये सैम्पलिंग मेथड जो है नॉन प्रोबेबिलिटी दैट इज बाय प्रोजेक्टिंग डाटा बियॉन्ड सैंपल नॉट जस्टिफाइड। कोटा सैंपल एज नाम सजेस्ट जैसा है, जब तक अपना जितना हमको लेना है उतना नहीं हो जाता तब तक सैंपलिंग अपना लेते जाते हैं, इसके बाद बंद कर, दैट इज कोटा। स्नोबॉल सैंपलिंग, यू हैव हर्ड अबाउट स्नोबॉल? प्लीज ना वो सब विद रिप्लेसमेंट बताएंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट कहाँ। चलिए, बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं भाई, ये 5 डेज कोर्स चलवा दो तो पूरा आप लोग मास्टरी करूँ, कुछ करूँ जो ये तो क्या बताऊँ है, टाइम का ट्रांसलेट कर रहे हैं केवल वो लोग, मतलब आपको एक दिमाग में आ जाए ये भी चीज होता है, कुछ होता है। अरे हम लोग सर 30 साल बाद इसको देख रहे हैं। हाँ चलिए हम लोग क्या होता है, रोज का नहीं ना है। स्नोबॉल सैंपलिंग वी हैव हर्ड, नेम इज दिस स्नोबॉल सैंपलिंग। ये इस टाइप की सैंपलिंग वैसे सिचुएशन में यूज होता है जहाँ पर डायरेक्टली डाटा हर इंडिविजुअल देने के लिए तैयार नहीं होता है, लाइक ड्रगिस्ट टाइप का फेमसी लोगों के लिए, मतलब कहीं एक एरिया में कुछ उस चीज़ का जानकार मिल गया तो उसी से दूसरे के भाई इसको पता है, मान लीजिए कोई दुकान पर गए
जहाँ पर ड्रगिस्ट वाली ड्रग कुछ होता है, चोरी किसी भी तरीके भाई यहाँ से कोई ले जाता है, हाँ एक प्रमादित ले जाता है, अब उसको पकड़ में आ गया है, यार तुम्हारे साथी और कोई है कुछ जो है फलाना भी हमारा अच्छा, इस तरीके की चीजें जो है ये ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में इस टाइप की सैम्पलिंग यूज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डिटरमिन सम सैंपल साइज व्हाट डेटा, ये किस चीज हेट्रोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे डेटा एक्सेप्टेड हिरत पर देखना कॉन्फिडेंस इंटरवल, वन टर्म्स कम ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब कि हम कॉन्फिडेंस के साथ भी कह सकते हैं 95-99% कि भाई हमारा डेटा जो भी रिजल्ट आ रहा है इतना मार्जिन ऑफ एरर के साथ में जो भी एस्टिमेट आएगा इस सैंपल साइज का ये शो कर रहा है। ये आपके फार्मूले हैं, इससे आप कर सकते हैं, आपके उसमें लिटरेचर में आगे दिया है, इस पर ज़्यादा मैं कुछ वो नहीं करूँगा। सर्वे का कॉन्सेप्ट आया, आप लोग थोड़ा सा बहुत आई विल गो फास्ट, जी सर, मच फास्ट, रैपिड सर्वे। देखिए आप कोरोना काल में रैपिड सर्वे के विषय में नाम सुना होगा जरूर अच्छी तरीके से। किसी एरिया में अगर कोरोना एक ठोक पॉजिटिव मिल गया, उस एरिया को पूरा सील करने के लिए है, मतलब कितने लोग हैं, मतलब कि तो सील करने के लिए सब प्रोसेस अपनाए गए थे। ये रैपिड सर्वे का है, ये इसमें इस पॉइंट्स ये सब चीजें क्लस्टर सैंपलिंग ये सब यूज होता है। फिर रैपिड सर्वे में स्मॉल कम्युनिटी बेस्ड सर्वे टेक्स 5 to 7 days टू गैदर फील्ड डेटा, 2-3 weeks टू एनालाइज एंड प्रिपेयर फाइनल प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट। मतलब 5-7 days में सब कुछ काम हो जाता है। हम लोग अधिकतर जो सर्वे करते हैं देखिए सालों साल का करते हैं, बट दिस टाइप ऑफ सर्वे टेक्स ओनली 5 to 7 days and 2-3 weeks to analyze and prepare final results. Let us come. Why rapid survey method? Traditional survey method costly, time consuming, usually provide information at regional or national level. Only local program manager lacks information on local health. जैसे होता है ना भाई, जो हमारा सर्वे होता है, बड़े बड़े सर्वे या उस तरीके को टेक टाइम, ये मतलब तुरंत करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए भाई उस एरिया सील करना, कंप्लीट वैक्सीनेशन कराना, कुछ कराना, चेक कराना है, तो इस टाइप की चीजें इसमें करना आसान रहता है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टूल के रूप में यूज हो सकता है। लो कॉस्ट, लो रिसोर्सेज, शॉर्ट टाइम, लो कॉस्ट, लो शॉर्ट टाइम, दिस इज इम्पोर्टेंट। सैम्पलिंग मेथड फॉर रैपिड हेल्थ सर्वे, दिस थिंग्स आर कमिंग। ये इसमें एक चीज आता है क्विक सर्वे। क्विक सर्वे मतलब कि जो आपका बहुत ही जल्दी 7 steps in quick survey, decide and research goals, create a list of questions, invite participants, gather your responses, analyze the result, write reports and apply what you have learned। मतलब कि जैसे आजकल नहीं देखते हैं मोबाइल फोन से दुनिया भर का फोन आएगा, वही क्या हो रहा क्या नहीं, ये किया नहीं, ये दुनिया भर का बोलते करते रहते। क्विक टाइप का तुरंत अपना वो बनाया, एक भाई हमको कुछ फीडबैक देना अपने बॉस को, कर दिया, तो दिस थिंग्स आर क्विक। इन टाइप के सर्विस को कैप्चर करने के लिए देयर इज ए फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन वेबसाइट, दैट इज API इन्फो सॉफ्टवेयर। इसका वो है फॉर्म डिजाइनर, इट कैन मेक डेटा एंट्री मॉड्यूल आल्सो, डेटा एंट्री मॉड्यूल इन फॉर्म बना सकते हैं, मतलब जिस पर डेटा एंट्री करने के लिए क्वेश्चन डिजाइन, मतलब इंटर डेटा एंट्री कर सकते हैं। क्लासिकल एनालिसिस भी किया जा सकता है इस पर, मैप भी क्रिएट किया जा सकता है। ऑप्शन यूजर का कस्टमाइज दिस सॉफ्टवेयर आल्सो। ये अच्छा है, मतलब फ्रीली अवेलेबल, छोटा मोटा सर्वे करना है, यू कैन यूज दिस। आफ्टर दैट आई एम गोइंग another things। एक चीज है, हम बार आप लोग जब भी मिले होंगे पहले करते आए हैं कि भाई कहते हैं भाई आप लोग सुने होंगे हमसे, लिस्टिंग पर बहुत जोर देते हैं, लिस्टिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। भाई ये नहीं छोड़ा, वो कर लिया, ये घर छोड़ दिया, नहीं कर दिया, जो प्रोसेस है
वो करते हैं। उसका कारण क्या है, वाई? जब पॉपुलेशन ही ठीक नहीं होगी तो सैंपल क्या आएगा? देखिए, हम यहाँ पर एस्टिमेट करने वाले हैं। एक आता कैपिटल एच, अगर ह्यूमन का से रिलेटेड सर्वे करने वाले हैं हम लोग, या इंटरप्राइज का करने वाले हैं, ये कैपिटल एच इज लिस्टेड इन द विलेज, लिस्टेड हाउस होल्ड या लिस्टेड इंटरप्राइजेज, ठीक है। और नीचे है स्मॉल एच, इट इज सर्वेड, दिस इज नाउ वेरिएबल, कैपिटल एच वेरिएबल, कैपिटल एच इज वेरिएबल। हाउ? मतलब उसमें जितने भी हाउस गांव में जितने ज़्यादा कम बेसी वो हो सकते हैं, उसको कैप्चर करने के बहुत सारे छूट जाते हैं, न छूटने पावे। इसके लिए कहा जाता है कि आप गांव का कोई कोना, कोई पार्ट जो सेलेक्टेड हैमलेट ग्रुप या पूरा गांव सेलेक्टेड है, उसका कोई एक स्ट्रक्चर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर, और उसमें का कोई हाउस होल्ड, इवन लॉक्ड हाउस होल्ड को भी लिस्ट करना है। इसीलिए कि जिससे कैपिटल एच में उसकी गिनती आ जाए। और इससे कम होने का तो ये तरीका ये एक भाई कि हम लोग लिस्टिंग के टाइम पर थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, कैजुअली ले लेते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है अपना कि आजकल के डिजिटल हाउस होल्ड बहुत ज़्यादा होता है, घर में बिखराव, मतलब कि एकल परिवार, लोकल गाँव में अलगाव बहुत सारा हो रहा है। लेकिन गांव में ये देखते होंगे कुछ लोग जो है, पहले उनके दादा बाबा हैं, कभी कभी शान शौकत के मारा बच्चे को कहते हैं नहीं ये सब साथ में खा पी रहे हैं, जबकि एक्चुअली नहीं रहता है। तो आपको वहाँ पर प्रोब करके पूछ करके भाई एक्चुअली चूल्हा बनता है, धीरे धीरे जब पूछते हैं रेकॉर्ड बन जाता है, ये भी पता चल जाए यहाँ पे घर में 3 चूल्हा बनता है, ये तो एक ही लिखाया है। तो वो 3 जो बनना चाहिए था, एक ही लिखा गया, वो असर डाल दिया, ये भी असर डालता है। तो ये सब इश्यूज हैं। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि भाई कोई मकान लिस्टिंग में नहीं छूटना चाहिए, कोई पार्ट नहीं छूटना चाहिए, और जो सेलेक्टेड एरिया है पूरा कवर होना चाहिए, कोई एरिया न छूटे, और उसमें जो सेलेक्टेड हो पूरा का पूरा आना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो, आप अभी गाजीपुर की जगह कह रहे थे कि 1000 विलेजेस, वहाँ पर किस जिला के हम लोग बात कर रहे थे, 1000 विलेजेस है मान लीजिए, 1000 में 10 का सिलेक्शन हुआ, 1000 में 10, एक गांव बराबर कितने रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? नहीं, एक गांव कितने 1000 में 10 मतलब एक गांव 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि एक गांव में अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया, थोड़ा भाई कमी बेशी किया, तो वो मल्टीप्लाई करके 100 को बिगाड़ेगा, 100 पर असर डाल रहा है। ये समझ लो, ये मल्टीप्लायर है जो यहाँ पर डेटा जो एक हेडक्वार्टर लेवल पर जो होता है मल्टीप्लाई करने का ये है। तो ये इशू भी आता है, इसलिए कहा जाता है कि भाई नहीं आप लोग सही तरीके जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। प्रोसेस फॉलो करने के लिए कुछ हमने पहले भी आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, पहले भी जब इन सर्विस थे तब पर भी चर्चा करते थे इस पर। थोड़ा सा आप लोगों के ज्ञान को थोड़ा सा फिर से बोल देते हैं, जिससे आप लोगों को भाई एक बहुत तेजी से मनन कर रहे हैं हमारे पीछे जो है क्यों भाई मनन बहुत अच्छा कर रहे थे आप लोग भाई। चलिए, तो हमें थोड़ा सा पॉइंट सर, जो हमारा सेलेक्टेड विलेज या हैमलेट ग्रुप है वो उसके विषय में है क्या, एग्जैक्ट बाउंड्री, फर्स्ट ऑफ रीचिंग इन विलेजेस, एग्जैक्ट बाउंड्री उसका आइडेंटिफाई करना मस्ट होता है। इस पर कभी भी सुपरवाइजरी कभी कंप्रोमाइज मत करिए, एग्जैक्ट बाउंड्री है नहीं। आजकल ये भी हो जाता है, कहीं कहीं जो है लोग प्रधान से संपर्क करते हैं, प्रधान के आदमी से, वो अपना पूरा प्रधान ही बता देता है, पूरा ग्राम पंचायत बता देगा। तो भैया राजस्व गांव का जनगणना ग्राम का सर्वे करने गए हो ना, उसके हिसाब से हैमलेट ग्रुप फॉर्मेशन करना शुरू करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा मत करना, ये पहले से जानकारी लेकर जाइए ऑफिस अपने कि उस गांव का लोकेशन कोड है क्या पॉपुलेशन है, उसके आसपास के गांव क्या है, ये सब डिटेल ले लीजिए। और उसके साथ साथ में आप गूगल मैप भी लेकर जाओ, गूगल मैप लेकर जाओगे आप
तो थोड़ा सा आप लोकेट कर लोगे अपने से, ठीक है। ये जरूरी है। इसमें हैमलेट्स का लिस्टिंग करना चाहिए हर एक हैमलेट का। अगर कहीं पर वैसे हैमलेट्स नहीं जियोग्राफिकल ब्लॉक्स नॉट अवेलेबल इन लार्जर सैंपल विलेजेस, तो आर्टिफिशियली डिवाइड करने की जरूरत है। आर्टिफिशियली डिवाइड करने का मतलब, सपोज दैट कोई विलेज है जहां पर 3 हैमलेट ग्रुप बनने हैं, ये 3 हैमलेट ग्रुप बनने हैं, वहां पर 2 हैमलेट हैं, एक में 1500 आबादी है, एक में 300 है, ठीक। अब क्या करोगे भाई, कहते हैमलेट के हैमलेट इधर कर दो, एक हैमलेट तो यहाँ, हैमलेट तो दुइये में है, कैसे 3 में बटे। तो उसके लिए आर्टिफिशियल डिवाइड करने के लिए ये तरीका होता है तो पॉपुलेशन काउंटेंट इक्वल रहे। आर्टिफिशियल मतलब किसी घर के, किसी गली, किसी रोड से उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, उसका नेम आफ्टर डिवाइड। Define clearly boundaries of hamlet in artificial division of large hamlets with some landmark like footpath etc. No uninhabited area of the village will be left out. कोई भी एरिया गांव का छूटना नहीं चाहिए आपके सर्वे के टाइम पर। कोई भी एरिया जहां पे आबादी नहीं, वो भी एरिया छूटना नहीं है। आपके हैमलेट का पार्ट होगा, जो नक्शा बनाएंगे उसमें वो दर्शित रहेगा, कहीं कहीं वो रहेगा। कोई जो एरिया भौगोलिक क्षेत्र छूटना नहीं है। सही कह रहे सर। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करने का जरूरत रहता है। ये प्रोसीजर है। अब देखिए ये गांव, प्लीज, ये गांव एक है नेवादा। दिस इज फ्रॉम गाजीपुर। किसी जमाने में हमने बहुत पहले बनवाया था। कौन सा तहसील है सर नेवादा? शायदपुर है भाई, उधर है। अब ज्यादा डिस्कस करिए। देखिए वो दैट नक्शा वाज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग है। हाँ, ये दिस इज राइट। इस तरीके से आप लोग नक्शे बनाओ, फील्ड में बनवाओ। ये इस तरीके से आप बनाओ। देखिए यहाँ पर देखिए ये बस्ती है, बस्ती यहाँ पर है। तो बस्ती का एरिया क्या हुआ? बस्ती का एरिया यहाँ पर शो कर दिया है। यहाँ पर भरका है, ये ट्यूबवेल है, इस हर चीज इसमें दिखाई गई है। सब मार्क है। आपको सब चीज मार्क है, इस तरीके से बनाने का जरूरत है भाई। ध्यान रखिए आप कि नहीं उल्टा पलटा कुछ भी बनाकर चलो। अगर आप अभी तक कोई दूसरा प्रोसीजर अपना रहे हो तो सब छोड़ दो, ऐसे बनाओ, ठीक है। चलिए दिस इज राइट। ऐसे कैसे इसको वो करते हैं, देखिए ये लिस्ट करने का तरीका। हर एक हैमलेट को एक प्रॉपर नाम दे, कुछ लोकली नाम दे दीजिए वहाँ पर। 1/2 कहीं हमने कभी इंस्ट्रक्शन में देखा है, कहीं 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से बात पार्टीशन करके लिख देते हैं। बट वो सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला मत लगाओ, उसमें एक नाम दे दो जो जिस तरह की आबादी रहती हो उस हिसाब से देखे अच्छा रहेगा। ये देखिए इस तरीके से ये है। डिफाइन टारगेट रिस्पोंडेंट, डिसाइड क्वेश्चन कंटेंट, डेवलप द क्वेश्चन वर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुट क्वेश्चन इन मीनिंगफुल ऑर्डर फॉर्मेट, चेक द लेंथ ऑफ द क्वेश्चनियर। बहुत लेंथी क्वेश्चनियर नहीं होना चाहिए, ये भी पॉइंट रहता। प्री टेस्ट क्वेश्चनियर, इसके विषय में बात किया था। डेवलप द फाइनल सर्वे फॉर्म। These are points where one issue more left. In supervisory capacity, you will work in supervisory capacity. जब भी जाएंगे फील्ड में आप अपने इन्वेस्टिगेटर तो इसी तरीके से कोई बताने की कोशिश करेंगे कैसे वो सर्वे करे, क्या किन पॉइंट्स का ध्यान रखे और उन चीज़ का ध्यान रखेगा। वो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्न को सबसे पहले जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से पूछना चाहिए, कभी बदलना नहीं चाहिए। अगर वो प्रश्न समझने में रिस्पोंडेंट थोड़ा सा वो कर रहा, समझ आ रहा है तो यू कैन समझाइए, अदरवाइज मत नहीं। किसी आदमी से संबंधित जानकारी उसी से लीजिए, न कि दूसरे पड़ोसी से लीजिए। गांव में जाते हैं 10 लोग, जिनका भरने वाले लेने वाले 10 लोग और इकट्ठे हो जाएंगे, प्रॉम्प्ट करने लगेंगे, अरे साहब ये होता वो होता है, दुनिया भर प्रबोधन करेंगे।
उसे हाथ जोड़ के भाई नहीं आप नहीं, मैं इनका ले रहा हूँ इन्हीं से, आप लोग थोड़ा कृपया करके बैठ जाइए, अरे मैं इनसे पूछ लूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ। थोड़ा सा ये करना चाहिए, कोशिश लेना चाहिए, न कि दूसरे जो दे उससे हतोत्साहित करने का जरूरत, विनम्रता पूर्वक हतोत्साहित करिए। थोड़ा किसी विषय से प्राप्त कर सोचना गोपनीय बनाए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वे के टाइम पर जिस भी व्यक्ति से सूचना लीजिए, जिस हाउस होल्ड का सूचना लीजिए, उस गांव में रहने वाले जो भी लोग हैं, जो कहीं भी रहे, उनको कहिए दिस इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, मैं किसी से लीक नहीं करूँ। आप इंश्योर भी करिए, किसी की बात किसी को मत बताइए, चुगलखोरी वाला काम नहीं। आपके इन्वेस्टिगेटर को ट्रेन करिए इसी तरीके की बात करना भाई, नहीं किसी को नहीं बताना है, उससे फायदा होगा भाई। अगर कहीं से ऐसी बातें आपने करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को पता हो गया, और बाय द वे सर्वे का लास्ट डे नहीं है, तो वहां पर सर फुटोवल की बात आ जाएगी, आपको आगे सूचना भी नहीं मिलेगी। इसलिए एकदम कॉन्फिडेंशियलिटी बरतिए और अलग उत्तरदाता से अलग अलग बात करने का नियम बनाइए, यही अच्छा रहता है। और एक बार और रहता है, आप क्वेश्चनियर ये सब चीज जानते हैं, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग यू आर ऑल ऑफ यू सुपरवाइजर पोजीशन ना, तो करें तो भाई हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी करना चाहिए, थोड़ा ध्यान में आ जाए। अच्छा एक चीज और आता है, रूरल एरिया जाते होंगे तो सर्वे का टाइम चल रहा है, कार्तिक का महीना या आषाढ़ का महीना आ गया है, क्या होता है 13 कार्तिक 3 आषाढ़, एक कहावत है देसी, क्या होता है उसमें, मतलब आषाढ़ के दिन समय में मतलब कि 3 दिन की खेती बहुत महत्व, 3 दिन का टाइम तो बहुत महत्व है, 13 दिन कार्तिक का मोटा ये है, मतलब उनका भी टाइम वाले पार्टिकुलर सीजन में जा रहे हैं, आषाढ़ टाइम पर जा रहे हैं, पानी जस्ट बरसा है और सब में ओदी हो गया है, मक्के का बुआई या किसी चीज का बुआई करना है, वो हर रोज लेकर जाने वाला है, आप उसी समय पहुंच गए उससे पूछने के लिए, तो भैया उससे टाइम ले लो, उसके पास टाइम हो पूछ लो, जब कहे उस समय जाने का उसके हिसाब से बात करने की बात है, ना कि आप सीधे सीधे पूछना शुरू कर दो, वो सब चीज मौसम के हिसाब से समय पर देखना पड़ेगा। और इवेंट सर्वे के जो निर्धारित टाइम है उसके बियॉन्ड आपको शाम या सुबह इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उसे समय लेकर के लेने की जरूरत पड़ेगी। ये सर्वे के टाइम पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल राइटिंग पर ये सब चीजें आपके पास रहना चाहिए अनिवार्य रूप से। कहीं कहीं ये होता है इन्वेस्टिगेटर केवल शेड्यूल लेकर चले गए, कभी कभी पूरा शेड्यूल भी नहीं लिए गए, तो ये सब चीजें नहीं रही, ये सब उनसे एकदम मोटिवेट किए रहिए, तो नहीं अपना सब बलबाजी आ रही है, यही हथियार है इनका, और क्या है भाई, वहाँ बंदूक और थोड़ी सब लेकर चलेगा, यही सब हथियार, ये सब लेकर पहचान पत्र भी बहुत जरूरी है। क्यों? जब आजकल दुनिया भर का आ जाते हैं जाने माने, सबकी बात पता नहीं, जो कम से पहचान पत्र बताओगे, कहीं लफड़ा होगा तो समझेगा आदमी, पुलिस को बुलाओगे तो वो भी समझेगा भाई ये फलाना आदमी, उसको थोड़ा ध्यान हो। सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी गांव में जाने के बाद सबसे पहले आप सर्वेक्षण का उद्देश्य जरूर बताएं। जब उद्देश्य बता देंगे तो आपको इंफॉर्मेशन बेटर मिलेगी। अगर 2-4 लोग आपके बात से हो गए, माफिक पे आपके हो गए, पूरा गांव हो जाएगा और आपको सूचना मिलनी है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन मत दागो, कुछ बता करके तब ओके। देन अगेन नई उत्तरदाता संपर्क का महत्व कब जब अच्छा ठीक ठाक जो गांव में रहे जानकार लोग उनसे 2-4 मिल जाते हैं, उनसे संपर्क करके फिर उन परिवारों से संपर्क करना चाहिए जैसे सूचना लेनी है, परिचय दीजिए और देश बताइए, इसके बाद सूचना लीजिए। एक चीज और होता है, लिस्टिंग शेड्यूल वगैरह जो भी होता है, आप एकदम खड़े होने के कगार पर हैं। हम बहुत कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं, आप गलत उसका अर्थ निकाल रहे हैं। परिवार के साक्षात्कार पारिवारिक विवरण नकल करने के बाद, मतलब लिस्टिंग शेड्यूल होता है, कोई हाउस होल्ड सेलेक्टेड है, सिलेक्शन तो भाई टेबल वर्क है, बैठकर कर लिया, अब उसके डिटेल कभी होता है कि बिना तैयारी के हाउस होल्ड के खोजने चले जाते हैं और पता चला कि सबका कहाँ पर है सिलेक्शन ऑर्डर, ये है दुनिया भर का चीज भरना रहता है,
वो सब चीज तैयारी करके जाए ना, किसी हाउस होल्ड के घर पर, वहाँ पर जाए, केवल काम भर के जाए। अनावश्यक वहाँ जाके खोजने लगे फलाने पेज पर, वो पेज पर, ये नहीं होना चाहिए। ये सब चीज ध्यान देने वाली बात रहती है। आचरण बनाए, अच्छा बनाए रखे, आचरण बहुत माने क्योंकि मतलब बात व्यवहार, आपका आचरण, आपका कपड़े व्यवहार, ये सब बहुत मायने रखता है। अगर आपने एक जगह गड़बड़ कर दिया तो वो बहुत सारी एरिया में फैलेगा, और बाई द वे उसी गांव या आसपास के रिश्तेदारी में उसके गए, उसी समय वो पहुंच गया, वहां पर इशू खड़ा हो जाएगा, आपका कुछ सूचना नहीं मिलेगा। और किसी से बायसनेस नहीं रहना चाहिए, अनबायस, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर वाली बात रहनी, किसी पॉलिटिकल बात में नहीं आना चाहिए। अपना एकदम न्यूट्रल टाइप के जो भी रहे आपके इन्वेस्टिगेटर भी, आप निरीक्षण के टाइम हो सकता है कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा, और फिर आपके बाद आपके डीएसटीओ जो भी रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में न्यूट्रल होकर काम करने का रहता है, बहुत ही जरूरत होता है। वस्त्र कपड़े भी ठीक ठाक इस तरीके से धारण करना चाहिए जिससे कि कुछ अनऑकवर्ड न लगे। ये आप लोग बेहतर समझते हैं, और सरकारी सिस्टम में वैसे भी ठीक ठाक लोग धारण किए रहते हैं। कोई अपना वो नहीं है कि जीन्स पैंट और वो ये हाफ टी शर्ट, ये यहाँ वाला भी टी शर्ट चला है ना, जो है वो सब वाले भी चल देते हैं, तो वैसा चीज नहीं है, नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और रहता है, अगर जहाँ विशेष जरूरत पड़े उत्तरदाता को मार्गदर्शन देना चाहिए कि भाई उत्तर वो सही बता दे, अगर वो महसूस करता है। ये भी कोशिश करना चाहिए। वो आप प्रश्न करेंगे क्योंकि शेड्यूल है, अनुसूची, इसमें अधिकतर प्रश्न जो है रिस्पोंडेंट, क्या नाम है आपका, इन्वेस्टिगेटर को करना है, रिस्पोंडेंट को उत्तर लेना है। क्योंकि फील्ड में जो जिस टाइप का हम लोग सर्वे करते हैं, इसमें पढ़े न पढ़े सब तरीके के लोग रहते हैं, विभिन्न तरीके के रहते हैं, बहुत सारा अपना माइंड भी लगाना पड़ता है, उसके हिसाब से आंसर मिलता है। सीधे जो बता दिया वही आंसर नहीं लिखना है, उस पर माइंड लगा वो सही है कि गलत है, ये भी जजमेंट करना है। आप लोग किस विभाग के हैं, पुराना नाम था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एंड स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट, उसी हिसाब से इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। उनको बताइए भाई थोड़ा टाइम लगे तो भी आप लेकिन सही उत्तर दे, सही से सही दीजिए। और किसी ज्यादा कभी साल भर का पूछना पड़ता है, कभी महीने भर का, कुछ चीजों याद नहीं आता है, ये इसका कभी कभी होता है, ये राशन वगैरह के खर्चे वगैरह का, ये ड्यूरेबल गुड्स वगैरह का, उसमें इशू आता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए इन बिटवीन। और कहीं कहीं कागज को भी देखने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे पेंशन पाते हैं नहीं पाते, अच्छा जरा से दिखाओ भाई अपना पासबुक दिखाओ जिसमें पेंशन आती है, इस तरीके से राशन कार्ड में जरा दिखाओ, कब राशन कार्ड नहीं मिलता है क्या है, तो इस तरीके और एक चीज और कभी कभी ये हो जाता है, 1 मिनट कभी आप लोग सुन नहीं रहे भाई, सुन रहे सर। अगर आप थक जाते हैं तो स्नेह लंबा होता है, आप देखते हैं कभी कभी जो है आप लोग कभी भी जब एज इंस्पेक्टर रहे होंगे कि साहब बहुत बड़ा क्वेश्चन वास्तव बड़ा रहता है, नो डाउट, तो आप भी थक सकते हैं और बताने वाला भी थक सकता है। तो वैसे टाइम पर थोड़ा सा विश्राम, मतलब कि उसको कहीं थोड़ा सा बहाना बनाइए, चाय थोड़ा सा थोड़ा पिलाओ, चाय कहीं हो सकता है ठंडा पड़ जाए तो थोड़ा सा लेकिन जो मशगूल हो, चाय भी आजकल प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे लोग, सही बढ़िया पर नहीं करते, ये तो केवल आप का बात है। तो आप चाय पानी को डिमांड करिए, उसी बहाने वो भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, और उसके हिसाब से फिर काम करिए तो अच्छा रहेगा दोनों के लिए, रिस्पोंडेंट एंड इन्वेस्टिगेटर जो सर्वे कर रहा हो। प्रश्न जैसा लिखा वैसा पूछना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है कि वो सूचना एक अलग पन्ने पे भर लेंगे, ये एकदम से गलत है। एकदम मौके पर सूचना भरवाइए। आपका इन्वेस्टिगेटर जो भी सहायक सांख्यिकी अधिकारी कभी पढ़ने पे भर रहे हो तड़ाक से बना करिएगा, नहीं ऐसा कहते नहीं करने का, यहीं पे भरो
यहीं पे रहो, आप सामने खड़े रहो, कैसे पूछ रहे हो कि आपको अपने निरीक्षण में ये भी देखा कि सामने भी क्वेश्चन भरवाना रहता है ना। अगर वो करने लगे तुरंत करिए कहाँ भी और शेड्यूल जो भरा है पूछिए कहाँ शेड्यूल है। अगर नहीं दिखा पा रहा तो इसका मतलब कहीं वो मैनिपुलेट इधर उधर कर रहा है, तो पर्चा भूल गया तो पूरा भूल जाए, घर पर जाकर मैनिपुलेशन करना शुरू कर देगा। ये इशू नहीं आना चाहिए ऑलवेज। और इसके बाद निष्पक्षता का दृष्टिकोण बनाए रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सर्वे को। सर्वे में हमेशा निष्पक्ष रहिए, न किसी पार्टी बनने के लिए आइए, ये चीज है। और गिर जाएगी किसी के ठीक ठाक मतलब हमेशा जैसे रहता कुछ रहते हैं कि एकदम बुझे बुझे टाइप के, हमेशा थोड़ा सा चैतन्य रहिए भाई, नहीं लगे कि आप जो है वैसे आदमी है। अगर बुलाता है मतलब कोई बुलाता भाई आज तो सूचना दे पाए इतना आगे वाला सूचना, मैं अभी मेरी भैंस चुराली है या मुझे खेत में जाना है पानी लगाने, अभी नहीं अब कल आना, तो कोई पूछ लो किस टाइम आए, अकॉर्डिंगली यू आस्क टाइम और उस टाइम पर जरूर पहुंचो। कभी कभी संदर्भ रेफरेंस टाइम का तो रेफरेंस टाइम का एज उसके मामले में बहुत होता है कि क्या पर विशेषकर बुजुर्गों वगैरह के लिए जो है, तो उस जितना उसका शकल देखकर कई साल का है, कब से पढ़ा है, तो उसके हिसाब से कुछ अंदाजा लगा के कई साल में हाई स्कूल किया है उससे अंदाजा लगा के नहीं पढ़ा है। उसके मामले में होगा भाई कि जब पैदा हुए थे उस समय ये महामारी आ गई थी, वहाँ ये बांग्लादेश बन गया था, बहुत पुराना आदमी है, तो नए आदमी जो नए नए घटनाक्रम हो उसके हिसाब से आप उसकी एज का अंदाजा वगैरह लगाने के लिए आप बता सकते हैं। दृष्टिकोण सावधान रहना चाहिए, उत्तरदाता के दृष्टिकोण से सावधान रहिए। कुछ वो बात करता है ऐसा किसी पार्टी बनती है से उसको हमेशा डाइवर्जन से मना करिए, भाई नहीं अपने पॉइंट पर रहिए, इधर उधर की बातों पर नहीं ध्यान देने के बाद उत्तरदाता थकावट महसूस करे तो फिर थोड़ा सा टॉपिक चेंज करिए। मान लीजिए आप क्वेश्चन भर रहे हैं तो सीधे आंख गड़ा करके नीचे, भाई आप बताओ एज क्या है, कै बच्चे हैं, कहीं बाहर कमाने गए थे कि नहीं, ऐसे नहीं ऊपर शकल भी देख लो थोड़ा सा क्या उसका आएगा कुछ ठीक ठाक देख लो तो अदरवाइज जो है अगर लग रहा है मतलब एकदम मैकेनिकल कोई काम नहीं करने का, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इसको देखते हुए कराने का रहता है। उत्तरदाता थकावट महसूस न करे, इसलिए यदि व्यक्ति जिसका साक्षात्कार हो रहा है वह आराम के लिए या अधैर्य का संकेत प्रदर्शित करता है तो क्षेत्रीय अन्वेषक उसका साक्षात्कार अस्थायी रूप से रोक देना चाहिए, ठीक समय लेना चाहिए। पुनः मिलने का समय मान लीजिए आधा अधूरा रहा तो पुनः टाइम ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप समय पर जाएं, जो भी जाना रहे। लास्ट में जरूर हाथ जोड़कर कहिए आपने इतनी सूचना इतना टाइम धन्यवाद। और एक चीज और मैं कहूँगा, आप लोग अपने अपने जिले में अन्य विभागों का अपेक्षा काफी न्यूसेंस वैल्यू रखते हैं। कुछ छोटे मोटे काम रेस्पोंडेंट के उस सिलेक्टेड हाउस होल्ड हैं जो गांव के लोग करा सकते हैं, जैसे होता पेंशन का ऑनलाइन कराना या कोई विकलांग उसको पेंशन नहीं बेचारे के मिल रही है, देख रहे हैं अभी उसका हुआ नहीं, तो ऐसे लोग अगर है आपसे अगर हो सकता है तो अगर बुला लीजिए भाई फलानी दिन आ जाना मैं करवा दूंगा, या जो ब्लॉक का आदमी कोई हो वो उससे कह करके ऐसे लोग अगर काम आप करा देते हैं तो मतलब वैसे काम अगर आपने करा दिया तो उससे ये होगा फायदा आपका, एक तो हमेशा सुख गुजार रहेगा, दूसरा ये अगर आप या आप जैसे लोग अन्य लोग पुनः कभी उस गांव में जाएंगे वो सहयोग करेंगे, इससे बहुत असर पड़ता है। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।